हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। यानी अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का मिलेगा और ये हमारा सेट नंबर 2 होने वाला है। यानी इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 अच्छे से कवर किया था। यहाँ पे अच्छे से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हो, सेट लगाओ और क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट में, और मैं आंसर बताऊं इससे पहले कोशिश करना कि आंसर आप खुद से लगाना। इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी के लोग इनमें से कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ना कि मैं खुद से दे रहा हूं। आंसर होगा लोहा। तो आपको पता होगा कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी, तो तांबा की खोज की थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कांसा किससे बना होता है, तो कॉपर और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, है ना। और ये कैसा आकार में था, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी के लोग लोहे को तो नहीं ही जानते थे, साथ ही साथ ये घोड़े से भी परिचित नहीं थे। लेकिन घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला ये पूछता है, तो सुरकोटदा से मिला है। और सुरकोटदा है कहाँ, तो ये वर्तमान गुजरात के क्षेत्र में है ना। तो सिंधु घाटी से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अभी मैं हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया हूँ सुबह 8 से 9। तो वैसे बच्चे जो हिस्ट्री का क्लास करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच, वो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको दिया होगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, क्लासेस फ्री है। सिंधु घाटी से और भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कब से कब तक था, तो 2350 से लेकर 1750 का समय सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, कार्बन डेटिंग के अनुसार, है ना, C14 के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी। कनिष्क के बारे में पूछा जाता है और कनिष्क से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल में तो राजधानी पूछा जा रहा है। आंसर लगा लिए। आंसर हुआ क्या, पुरुषपुर या पेशावर। तो कनिष्क के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था, है ना। और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी लोथल तो आपको पता होगा, लोथल बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे पूछा जाता है, तो भोगवा नदी के किनारे था। अगर बात करें कन्नौज का, तो त्रिपक्षीय संघर्ष याद होगा। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट कन्नौज को हासिल करने के लिए आपस में लड़ते हैं, है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पता होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई हुई थी, है ना। तो ये सारी बातें जो आ रही है अच्छे से देखिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों आंसर आप सही लगाए होंगे। तो जल्दी से आप लाइक भी कर दो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा है ना जो बार बार पूछा जाता है। एक तो फाहियान से पूछा जाता है, एक हुएन सांग से पूछा जाता है। हुएन सांग हर्षवर्धन के समय में आया था। यहाँ क्वेश्चन फाहियान से है। तो चलिए क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। आंसर आप मार दिए होगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और ये विक्रमादित्य चौथा सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य था, है ना। अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके शकों को पराजित करेगा और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठेगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि फाहियान भारत कब आया था, तो 399 एडी में आया था। और रहा था कब तक, तो 412 एडी तक रहा था। तो क्वेश्चन ये सारे बनते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं। फाहियान के साथ साथ हुएन सांग के बारे में याद ही रखना है, हर्षवर्धन के समय में आएगी, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। इजी सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और ढेर सारा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। हिस्ट्री तो मेन पेपर हो जाता है हमारा। आंसर क्या होगा, आंसर लगा लिए होंगे। आंसर होगा चंद्रबरदाई, है ना। चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखा था, आपको याद है ना। इसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे चंद्रबरदाई, है ना। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि इतिहास में सबसे बड़ी गलती जो हुई थी
इसी शासक से हुई थी। क्योंकि अगर बात करें तो आपको याद होगा 1191, ठीक है, ठीक से मैं लिख रहा हूँ, मिस्टेक मत करना। 1191 का समय दिख रहा होगा, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच होता है? गोरी के बीच में होता है, जिसमें गोरी हार जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसको माफ कर देते हैं, और यही गलती होती है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो माफ करना ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ बनना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। बातें याद करके रखनी है कि क्या आपके साथ हुआ है, और टिट फॉर दैट करना ही करना है, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान की तरह ही हाल होगा आपका। तराइन का दूसरा युद्ध भी होता है 1192 में, और यहाँ पे तराइन का जब सेकेंड युद्ध होगा ना, तो मोहम्मद गोरी क्या करेगा? पृथ्वीराज चौहान को मार देगा, पृथ्वीराज चौहान मारा जाएगा। गलती हुई ना पृथ्वीराज चौहान से, यहाँ पे नहीं करना चाहिए था उसको, यहीं पे गोरी को मार देना चाहिए था। और गोरी पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, पता है ना? दिल्ली सल्तनत आती है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है ये गोरी का गुलाम होता है ना, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया जाता है। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत हमारा 1206 से लेके 1526 तक रहता है, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय तक। तो ये सारी बातें रिलेट करके बातें याद रखनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा किया गया था? यह भी दिल्ली सल्तनत से ही क्वेश्चन है। दीवाने रियासत, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में जानते होंगे। तो कभी कभी आपको दिल्ली सल्तनत जो था ना, उसको अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत जो हमारा है इसको सजाइए। तो पहले अगर देखा जाए तो पहले आएगा स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश आएगा। गुलाम वंश के बाद ही आता है हमारा कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी के बाद कौन आएंगे? तो तुगलक आएंगे, है ना। और तुगलक जो है वो सबसे लंबे समय तक शासन करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा सैयद, और इसके बाद जो आता है हमारा वो होता है लोधी वंश, है ना। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसकी हत्या कर दिया जाता है चंद्रगुप्त वो पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा, और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखे जाए तो इसके बचपन का नाम गुरसप था, अली गुरसप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़ा प्रधानमंत्री था, 1000 दिनारी कहते थे, जिसका नाम था मलिक काफूर। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक काफूर किसका प्रधानमंत्री था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण के अभियान का श्रेय इसी को जाता है, और इसी को कोहिनूर का हीरा भी मिला था, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता था? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा मीर बख्शी। सेना के प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक किसी भी सेना को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, है ना। तो ये बातें मुगल काल से संबंधित याद रखिएगा। अगर मुगल काल के बारे में देखिए तो 1526 ईस्वी में मुगल काल की स्थापना होती है ना, पानीपत के युद्ध के समय से। और अगर देखा जाए तो ये 2 फेज में चलता है। एक तो 1760 तक रहता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा उत्तर मुगल काल चलता है 1707 से लेकर 1857 तक। 1857 के युद्ध में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद किया जाएगा, रंगून भेज दिया जाएगा, और वहीं पे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है ना। तो ये सारी बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मराठों का एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? मराठों के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से समझना, आंसर देना। आंसर क्या होगा? आंसर होगा शिवाजी। शिवाजी के बारे में छोटी छोटी बातें, जैसे शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, किस दुर्ग में हुआ था, कब हुआ था। तो शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में, और सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कभी कभी ये सारी बातें पूछ लिया जाता है, ठीक है। दादा कोंडदेव थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे दादा कोंडदेव, है ना। शिवाजी के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था उनकी माता का। शिवाजी पुरंदर की संधि किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट पुरंदर की संधि आता है। पुरंदर की संधि शिवाजी के बीच में हुआ था और मानसी के बीच में हुआ था, है ना। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखना है। शिवाजी को औरंगजेब कैद कर लिया था 1666 में, जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए
तो शिवाजी को बंदी बना लिया गया था, है ना। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी शिवाजी? तो जब 1674 में इन्होंने सूरत को लूटा था, तभी शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, है ना। छत्रपति की उपाधि शिवाजी धारण किए थे, ये किसके संरक्षण में किए थे? ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। आजाद हिंद फौज अस्तित्व में कब आया था? आजाद हिंद फौज के बारे में पूछ रहा है, INA। तो आजाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आया था सिंगापुर में। और आजाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में ही जापान के द्वारा अंडमान और निकोबार का क्षेत्र दे दिया जाता है, ठीक है। और इसी अंडमान निकोबार का नाम ये सुभाष चंद्र बोस चेंज कर देते हैं। एक का नाम रखते हैं शहीद द्वीप और एक का नाम रखते हैं स्वराज द्वीप, ठीक है। ये जो हमारा आजाद हिंद फौज है, इस पे 1945 में मुकदमा चलेगा, जिसे दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें एक एक करके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पहले तो आपको ये जानना है ना कि कोरमंडल तट भारत का कौन सा है। थोड़ी सी बातें हम लोग करते हैं मैप पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोरमंडल तट से पूछा है तो मैप तो एक बार बनता है। तो ये हमारा है भारत। भारत में कोरमंडल तट के बारे में देखा जाए तो ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये वाला एरिया, ये है कोरमंडल तट। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये केरला का जो भाग है, इसे कहते हैं मालाबार तट, है ना। इसे मालाबार तट कहते हैं और इसे कोरमंडल तट कहते हैं। अगर ऊपर में चले जाएं तो ये क्षेत्र हमारा पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको, ये कर्नाटका का क्षेत्र होगा। सॉरी, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है थोड़ा, ये हमारा कर्नाटका का क्षेत्र है, ठीक है। तो कोरमंडल तट जब वर्षा मानसून प्रवेश करती है भारत में, तो मानसून यहाँ से प्रवेश करती है ऊपर की ओर। तो चूंकि यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, इसके कारण मानसून इधर ना जाके ऊपर की ओर उठ जाती है। और जब ये लौटती है ठंड के मौसम में, तब इस तट पे बारिश होती है। और ये समय होता है अक्टूबर नवंबर का समय। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरमंडल तट पे वर्षा कब किस समय होती है? तो लौटती मानसून से होती है। तमिलनाडु के क्षेत्र को कोरमंडल तट कहते हैं। सबसे बड़ा तट गुजरात का है, जिसे काठियावाड़ तट कहते हैं। फिर हमारा कोकण तट होगा, फिर कन्नड़ तट होता है, और फिर मालाबार तट होता है। तो तट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नकदी फसल इनमें से कौन सा है? नकदी फसल को जयाद फसल भी कहते हैं, है ना। नकदी फसल को ही जयाद फसल कहते हैं। तो इनमें से नकदी फसल कौन है? तो आंसर होगा रबड़। रबड़ जो है नकदी फसल है। रबड़ की खेती भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो रबड़ की खेती भारत में केरल राज्य में सबसे ज्यादा होता है। रबड़ की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी जो है रबड़ की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो रबड़ से लेके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेक्स, पेड़ से लेटेक्स निकाला जाता है और उससे रबड़ बनाया जाता है। बल्किनीकरण के प्रोसेस होता है। ये सारी बातें आप जानते होंगे। आगे चलते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन तो एक दो एग्जाम में बनेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायुसेना के साथ साथ आप जल सेना दिवस और थल सेना दिवस कब मनाते हैं, दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में करना है। 1 जनवरी में मनाते हैं और 1 दिसंबर में मनाते हैं। मैं इतना हिंट आपको कर दे रहा हूँ। यहाँ पे वायुसेना पूछा जा रहा है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। 5 अक्टूबर को विश्व साक्षरता दिवस, मतलब वो क्या करते हैं, विश्व शिक्षा दिवस मनाते हैं ना, टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रहेगा? देखो पता है पॉलिटी में ये जो है ना इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलिटी का कुछ सेक्शन ऐसा है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जैसे हमारा पार्लियामेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आता है एक इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी के बारे में बात करें तो भाग 18 है ना। आपातकाल किस संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है ना। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछा जाएगा। आपातकाल का अनुमोदन होने के बाद 6 महीने तक ये रहता है प्रवर्तन में, ठीक है। अच्छा,
अब आपातकाल के बारे में बात करें तो कितने प्रकार का आपातकाल, बहुत बार हम इस पे बात कर चुके हैं। 3 प्रकार का आपातकाल, 352, 356 और 360। यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, यानी नेशनल इमरजेंसी लगता है। ये बात करेगा प्रेसिडेंट रूल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में। और यहाँ पे बात करेगा हमारा वित्तीय आपातकाल के बारे में, है ना। ये बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग। वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा था और सबसे लंबे समय के लिए जम्मू कश्मीर में लगा था। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुमोदन संसद 1 महीने के भीतर करेगा, राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमोदन संसद 2 महीने के भीतर करेगा। ये सारी बातें हम लोग अच्छे से देख लिए थे। अगर आप नहीं जानते हैं कोई बातें तो नोट कर लेना है। आगे चलते हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, आपको पता होगा, आर्टिकल भी आपको पता होगा ना। तो महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। ऑप्शन अच्छे से पढ़ देना, अच्छे से आंसर देना। क्या होगा? ये होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी इट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। आंसर होगा ऑप्शन बी। महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 61, महाभियोग की प्रक्रिया। एक क्वेश्चन आता है, पता है क्या, कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन से शुरू किया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा से शुरू किया जा रहा हो, चाहे वो राज्यसभा से शुरू किया जा रहा हो, किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि प्रभु आपके ऊपर हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिसके पास राज्यसभा में सीटों की संख्या है। तो आंसर क्या होगा? है ना? हाँ, तो आंसर होगा हमारा दिल्ली। दिल्ली में अपना विधानसभा है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट भी है ना। तो दिल्ली, तो एक क्वेश्चन बता दो कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना? तो कहेंगे कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 है, जिसमें से लगभग एग्जैक्ट 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। अच्छा, अगर राज्यसभा की सीटें के बारे में बात चल रहा है तो ये बता दीजिए कि बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है और लोकसभा की सीटें कितनी है। ये दोनों आंसर आप हमें कमेंट में देना कि बिहार में राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी है। बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायत के निर्वाचन के लिए एक व्यक्ति की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? आपको चुनाव में खड़ा होना है, पंचायत के चुनाव में, तो उम्र कितना होना चाहिए? हल्का क्वेश्चन है, आंसर दे दिए होगे, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, पंचायत के चुनाव के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर लोकसभा में जाना है आपको तो 30 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा में जाना है आपको तो लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये पहले का क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता था। राइट टू वोट, आर्टिकल 18। आपके पास वोट देने का अधिकार, आप अपने उम्र सीमा का 18 वर्ष पूरा कर लीजिए, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। आगे चलते हैं। साइंस आ गया। भारी जल, भारी जल मतलब क्या? D2O, है ना। अच्छा, कभी कभी भारी जल का सूत्र तो पूछता है, अनुभार पूछ लेता है। तो अगर पूछा जाए ना कि भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो अनुभार होता है इसका 20। ठीक है, भारी जल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं D2O, और ये एक मंदक के रूप में कार्य करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक अनुचुंबकीय तत्व है। कितना इजी सा क्वेश्चन दिया है ना, अनुचुंबकीय तत्व है पूछ रहा है ना, तो कौन होगा? आयरन। लोहे में मैग्नेटिक गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी, जिसके कारण लोहा मैग्नेट से चिपक जाता है ना। कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? कितना इजी सा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देता है। कौन सा होगा? आंसर लगा दिए होंगे, चांदी। सबसे अधिक बिजली का सुचालक चांदी होता है। लेकिन एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है? आंसर जरा देना, ऑप्शन सेम है। आंसर इसका ना कमेंट में देना कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें तन्यता का गुण अधिक होता है। तन्यता मतलब जिससे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएच मान, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जी पीएच मान से।
पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है ना, शुद्ध जो होते हैं उसे 7 7 से नीचे एसिड होता है और 7 से ऊपर बेस की श्रेणी में रखा जाता है इसको। रक्त का पीएच मान पूछ रहा है तो ये रक्त क्षारीय होता है ना कि अम्लीय, तो रक्त का पीएच मान कितना होगा 7.4। पीएच मान से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएच मान की खोज अगर पूछ ले किसने किया था तो सोरेनसन ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, दूध निम्न में से उदाहरण है किसका, है ना, जेल, पायस, झाग, निलंबन, किसका उदाहरण है, तो दूध उदाहरण है हमारा पायस का, तो आंसर होगा ऑप्शन सी पायस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है, जो हम उर्वरक इस्तेमाल करते हैं खाद में उसमें कौन सा ऐसा चीज है जो उपस्थित नहीं होता है, तो आपको तो पता है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, क्लोरीन नहीं होता है, तो आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीला लिटमस पेपर कैसा दिखता है, तो हमको सबको पता है लिटमस पेपर के बारे में कि लिटमस पेपर कैसे मिलता है, तो कवक और शैवाल के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो निर्माण होता है लाइकेन का, और लिटमस पेपर लाइकेन से ही प्राप्त किए जाते हैं, है ना। अगर लिटमस पेपर का रंग लाल हो गया तो वो हमारा हो जाएगा एसिड, एसिड के बारे में बात कर रहा है ना, और अगर नीला हो गया तो वो हो जाएगा हमारा क्षार, तो आंसर होगा लाल, है ना। आगे चलते हैं, जीभ के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारी जीभ है उसमें कौन कौन सी स्वाद की कलिकाएं पाई जाती है, मीठी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मीठा पाया जाता है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पे खट्टा होता है, और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये क्षेत्र हमारा होता है नमकीन भाग, और ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको यहाँ पे होता है कड़वा, तो आंसर होगा हमारा अग्रभाग में मीठा पाया जाता है। ठीक है, टेस्ट बड होता है स्वाद की कली का, ये सब आप पढ़ रखे होंगे। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, देखो इतिहास में कुछ ऐसे शासक हुए ना जी जो जीते जी अपना मकबरा खुद बनवाया था, जैसे शाहजहां ताजमहल बनवाया था और अपनी पत्नी मुमताज को वहीं पे दफन किया था, लेकिन बाद में जब शाहजहां मरे तो उनको भी अपनी पत्नी के साथ वहां पे दफन कर दिया गया। उसी तरीके से शेरशाह सूरी अपना मकबरा खुद बनाया था, तो इसका आंसर होगा शेरशाह। और कहाँ बनवाया था पूछा जाए तो सासाराम में बनवाया था, और सासाराम अगर पूछा जाए कहाँ है तो सासाराम बिहार में है। शेरशाह के बारे में ढेर सारी बातें हैं, जैसे शेरशाह सूरी 2 युद्ध लड़ता है, एक लड़ता है चौसा का युद्ध, आपको पता होगा, और चौसा का युद्ध 1539 में होगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में। एक लड़ता है कन्नौज का युद्ध, इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये युद्ध कब हुआ था पूछा जाता है तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह यहाँ गद्दी पर बैठेंगे और 1545 तक रहेंगे। 1545 में शेरशाह कालिंजर पे अभियान करेंगे, तोप फट जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह के बारे में बहुत सारी बातें हैं। इसका बचपन का नाम फरीद था, है ना, एक शेर मार दिया था, इसके कारण इसका नाम फरीद से शेर खान पड़ा, शेरशाह नहीं शेर खां। लेकिन जब शेरशाह चौसा का युद्ध जीतता है तो अपना नाम रखता है शेरशाह। ठीक है, तो बहुत सारी बातें शेरशाह के बारे में है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, है ना। आगे चलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा ही। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, इसका आंसर कोलकाता होगा। कोलकाता किस नदी के किनारे है, आंसर जरा करना, तो कोलकाता किस नदी के किनारे है जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य उत्कृष्ट नर्तक, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कथक डांस करते हैं, है ना। तो कथक यानी केरल का क्षेत्र ना, कथकली केरल के लोक नृत्य है, प्रसिद्ध है, और इसमें आंसर आता है बिरजू महाराज का। कथक बिरजू महाराज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा होगा हमारा किसका, अनुपम खेर का, तो आंसर होगा ऑप्शन बी अनुपम खेर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, अभी तक मुद्रा का डिमोनेटाइजेशन, है ना,
जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है ये कितनी बार हुआ है, मुद्रा का अवमूल्यन सबसे पहले कब हुआ था? तो सबसे पहले मुद्रा का अवमूल्यन जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, तो आंसर होगा ए। तो यहीं तक हमारा आज का सफर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।